नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में एक और बेहतरीन और शानदार लेक्चर में। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड यानी कि 6th लेक्चर है आज फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए फटाफट से हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या कंप्लीट कर लिया। बच्चों सेकंड यूनिट में हमने पढ़ लिया स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होता है। उसके साथ साथ आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स की आखिरकार होती क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसी के साथ साथ डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों आगे बात करते हैं, हम जानते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या होती है आखिरकार। पहली बात करें, पहली कौन सी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम आरआई भी बोलते हैं। अब जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि v। जब बात करेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से तरल में, जैसे मान लीजिए कि एयर से किसी मीडियम में जा रहा है, जैसे पानी हो गया और भी कुछ मीडियम आते हैं, उन मीडियम में जैसे जा रहा है तो उसकी गति बदलती है। जो लाइट होती है, लाइट जैसे ही किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे एंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रही है और अब इस डायरेक्शन में बदल जाएगी, सीधी नहीं जाती, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब बात करते हैं, और वह मुड़ जाता है, इस मुड़ने को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, यानी कि अपवर्तन नाक कहा जाता है। इसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जो मुड़ता है मीडियम में। जैसे ही मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, यानी कि बोले जैसे कि थोड़ा सा बेंड होती है लाइट की डायरेक्शन थोड़ी सी बेंड हो जाती है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बात करें, जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ये पानी है और लाइट आ रही है हवा से, ये लाइट आ रही है, लाइट आते ही ऐसे थोड़ी सी बेंड हो गई, ये थोड़ी सी बेंड हो गई, लाइट अब जा रही है इस साइड, डाउन साइड के लिए लाइट जा रही है, और जो यहाँ पे मुड़ी है यही आरआई होता है। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करते हैं एक सेकंड और आगे देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और जानकारी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे क्या होता है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ पे c हो गया वेलोसिटी इन वैक्यूम, यानी कि एक तरीके से वैक्यूम में क्या वेलोसिटी थी लाइट की, और जो हमारा v हो गया वो हो गया कि वेलोसिटी इन मीडियम, यानी कि मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या थी। इसी रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। आगे बात करें, और इट कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो बच्चों साइन आई और साइन आर यहाँ पे क्या है, आई तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए जिस एंगल से लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, जैसे किसी मीडियम से एंटर होने से पहले जो एंगल से लाइट आ रही थी, मतलब जहां से लाइट आ रही है वो एंगल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, ये सूरज हो गया या कोई भी रोशनी हो गई जहां से लाइट आ रही है, कोई सोर्स हो गया जहां से लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है और ये मीडियम है। एक सेकेंड बच्चों, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मेरे पीछे है। एक सेकेंड से कंप्लीट को इरेज करता हूं। बच्चों बात करें, इसको एक सेकंड रफ करता हूं। बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये एक मीडियम है, ये पानी का मीडियम हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा लाइट का सोर्स। अब लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है, यहां पे आई और लाइट यहां से बेंड हो गई, ठीक है। ये एंगल तो यहां पे हो गया अपना आर एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। और बात करें, ये जो एंगल हो गया आई, ये हो गया साइन आई, और ये हो गया अपना साइन आर। ये तो हो गया आई और ये हो गया आर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, आगे जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर भी से कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लाइट बेंड्स रिफ्रैक्ट्स व्हेन इट एंटर्स ए डेंसर मीडियम। जैसे ये दूसरे मीडियम में एंटर होती है, लाइट थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि अपना एंगल चेंज कर लेती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। जैसे आप देखोगे पानी के अंदर, जैसे आप रोशनी डालते हो, जैसे लाइट की रोशनी डालोगे तो वो एग्जैक्ट जहां पे जानी चाहिए वहां नहीं जाती, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। हाइयर बेंडिंग हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा बेंड होगा उतना ही ज्यादा मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। एग्जाम्पल की बात कर ले, वाटर हैज n इज इक्वल टू 1.33। तो दोस्तों कुछ चीजों के फिक्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ चीजों की फिक्स होती है। बात करें वाटर की होती है 1.33,
ग्लास की होती है 1.5 और डायमंड की होती है 2.42, जो कि सबसे ज्यादा होती है। डायमंड सबसे ज्यादा बेंड करता है लाइट को। अगर आप जैसे डायमंड पे लाइट डालोगे तो बहुत ज्यादा बेंड होगी वो। अगर आप थोड़े से जैसे नॉर्मल डायमंड्स वगैरह होते हैं उन पे भी डाल के देख ट्राई करना, जो झूमर वगैरह में लगे होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा बेंड होती है एक तरीके से। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बात करें फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस के बारे में, बात कर ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस क्या क्या है। बात करें यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी प्यूरिटी टेस्ट के लिए भी काम आता है, क्योंकि हर कंपाउंड का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो उनकी प्यूरिटी चेक करने में काफी काम आता है। बात करें एडल्ट्रेशन चेंजेस आरआई, जैसे ही आरआई बदलता है तो मिलावट, जैसे कोई कंपाउंड है, मान लीजिए कोई भी चीज है उसके अंदर अगर आप मिलावट कर दोगे तो ऑब्वियसली उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा और पता चल जाएगा। सो यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में भी काफी हेल्पफुल होता है ये। यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, फैट्स एंड वोलेटाइल लिक्विड्स, इनकी जांच करने में भी काफी हेल्पफुल होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हेल्पफुल इन कंसंट्रेशन एंड स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, अब बात करें कि कैसे बना हुआ है कोई कंपाउंड और उसकी जो स्ट्रक्चर कैसा है, ये जानने में भी काफी मदद करता है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम हमारे लेक्चर में ऑप्टिकल रोटेशन। अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन आखिरकार क्या होता है। ऑप्टिकल रोटेशन इज द एबिलिटी ऑफ कायरल कंपाउंड्स, तो बच्चों ऑप्टिकल रोटेशन एक कायरल कंपाउंड्स की एबिलिटी होती है टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देती है। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है यानी इस साइड अगर रोटेशन है लाइट की तो वो हो जाएगा लेवो रोटेटरी यानी कि माइनस साइन। अब बात करें कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या होती है जिसको कायरल कंपाउंड्स रोटेट कर देते हैं, तो वो जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जो बिल्कुल सीधी आती है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइट को ही हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट जब ट्रेवल करती है तो लाइट के वाइब्रेशंस होते हैं वो कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे या तो वो अप साइड होंगे या डाउन साइड होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्टिकल रोटेशन वह गुण है जिसके द्वारा चिरल पदार्थ ध्रुवीकृत प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। इसको मेजर किया जाता है पोलरीमीटर, एक सेकेंड इन्हें इरेज कर देता हूं बच्चों। इसे मेजर किया जाता है पोलरीमीटर से और इसका स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट अल्फा अपॉन एल इंटू सी। तो बच्चों इसका फॉर्मूला ये गलत है, इसका फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एल इंटू सी। ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका मतलब होता है बच्चों अल्फा ब्रैकेट में हो गया स्पेसिफिक रोटेशन और यहाँ पे हमारा अल्फा हो गया ऑब्जर्व रोटेशन, यानी कि जो रोटेशन हमें पोलरीमीटर से मिली है, जो लाइट बेंड हुई है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो रोटेट हुई है कायरल कंपाउंड्स के द्वारा, और एल हो गया पथ लेंथ जो कि डीएम में डेसीमीटर में नापी जाती है, और यहाँ पे सी हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमारा जो मीडियम था उसका, जो कि ग्राम अपॉन एमएल में नापा जाता है। आई होप बच्चों इस यूनिट में आपको समझ में आएगी। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल देखें, ग्लूकोज यहाँ पे राइट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, इसके अंदर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है वो, तो ये हो गया हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट साइड रोटेट होता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो वो हो गया हमारा लेवो रोटेटरी। अब बात करें रेसिमिक मिक्सचर के अंदर क्या होता है ऑप्टिकल रोटेशन, इसके अंदर रोटेशन नहीं होती क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे ही इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड बराबर इक्वल मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट कैंसिल हो जाता है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में आ जाता है, यानी कि इसके अंदर जो राइट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों सिमिलर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसके पीओव्यू से, यानी फार्मेसी के पीओव्यू से ऑप्टिकल रोटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सब्जेक्ट में। हेल्प्स आइडेंटिफाई कायरल ड्रग्स, कायरल ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, क्योंकि कायरल में जैसे एंटर होता है तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्वियसली होगी, या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि एड्रेनालिन और मॉर्फिन में। एंड डिटेक्ट्स ऑप्टिकल प्योरिटी, तो बच्चों ऑप्टिकल प्योरिटी भी मापने के काम आता है। वेयर द ड्रग हैज एक्सेस ऑफ 1 एनंशियोमर, चाहे से ड्रग्स के अंदर या तो आर ज्यादा हो या एस ज्यादा हो, यानी कि रोटेशन या तो आर के साइड यानी कि क्लॉकवाइज ज्यादा हो या लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो, तो भी ये ऑप्टिकल प्योरिटी में डिटेक्ट करने में
काम आता है। यूज इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। एसेंशियल ऑयल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स की भी एक फिक्स मात्रा में ही जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो होती है, और उन सारों को डिटेक्ट करने में और क्वालिटी को कंट्रोल करने में यानी मिलावट को रोकने में भी ऑप्टिकल रोटेशन काम आता है मापने को। आगे बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की, जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, तो बच्चों इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। ये जो साइन है आपको ई तरीके से दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ सॉल्वेंट एबिलिटी टू रिड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। तो बच्चों मान लीजिए जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल हो गए, हमारा एक कंपाउंड है जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम करना, यानी कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको कम करना ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। एक ऐसा सोलवेंट यानी कि उनके बीच में एक ऐसा सोलवेंट डाल देंगे जो इसका जो कम कर देगा, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम कर देगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है कि कोई सोलवेंट चार्ज वाले कणों के बीच आकर्षण बल को कितना कम कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें यह बताता है, यानी कि एप्सिलॉन हमें यह बताता है कि कोई सोलवेंट किसी पार्टिकल्स के बीच यानी कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच उनका फोर्स कितना कम कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। जैसे एक तो मान लीजिए कि जैसे बाहर वैक्यूम के अंदर कोई कंपाउंड है उसको आप रख दो, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स होगा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना था, और किसी मीडियम यानी कि सोलवेंट के अंदर डालने के बाद कितना है, उसका जो रेशियो होता है वही हमारा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है, यानी कि वही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, अगर हाई एप्सिलॉन होगा यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, इसका मतलब हो गया डिसॉल्व्स पोलर आयोनिक सब्सटेंसेस। अगर ज्यादा एप्सिलॉन होगा, ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी का, तो उसका मतलब ये होगा कि ये पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है, यानी कि कोई सोलवेंट का अगर ज्यादा हाई एप्सिलॉन है यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी सोलवेंट का, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, और अगर उसका लो एप्सिलॉन है तो वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल से बताता हूं आपको। जैसे पानी का एप्सिलॉन, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, 80 के बराबर होता है इसका, समथिंग समथिंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हाईली पोलर को डिसॉल्व कर लेगा, जैसे NaCl वगैरह हो गए, इनको डिसॉल्व करता है ये। और एल्कोहल का होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू 25 के बराबर, ये पोलरिटी हो गई। और हेक्सेन का सबसे कम होता है जो कि नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करता है। आई होप बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको समझ में आएगा। करते हैं हम इसकी फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस, यानी फार्मा इंपोर्टेंस इसकी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है जहां पे दवाइयां बनाई जाती है उसमें इसकी क्या हेल्पफुल होती है या क्या मदद करता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारी मदद करता है इन सेलेक्टिंग सोलवेंट फॉर ड्रग सोल्युबिलिटी, यानी कि ड्रग्स को किस सोलवेंट में सोल्यूबल करना चाहिए, यानी कि किस में मिलाना चाहिए कि वो अच्छे से घुल जाए और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए, तो वो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। एक्सप्लेन आयोनाइजेशन इन ड्रग्स, ड्रग्स की आयोनाइजेशन भी बताता है हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इंपोर्टेंट इन फॉर्मुलेशन लाइक सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड इमल्शन, सॉल्यूशन जैसे सिरप वगैरह बनाने में, सस्पेंशन बनाने में, और उसी के साथ साथ इमल्शन बनाने में भी इसका काफी योगदान है, यानी काफी मदद करता है, बताता है कि कौन सा ड्रग किसके अंदर मिलाने से कौन सी दवाई का फॉर्मेशन किया जा सकता है, या किसमें कितना ज्यादा मिला है, या किस क्वांटिटी में कौन सा ड्रग मिलाना चाहिए, नॉन किस में मिलाना चाहिए, कौन से सोलवेंट में मिलाना चाहिए, और पोलर कौन से में मिलाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से घुल सके। यूज्ड इन स्टेबिलिटी एंड कंपेटिबिलिटी, ये तो वही हो गया कि स्टेबिलिटी के लिए भी इसका काफी हेल्पफुल, यानी काफी हेल्पफुल है हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उससे पता लगाया जाता है कि कौन सा ड्रग कौन से सोलवेंट के अंदर कितना ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारा डाइपोल मूवमेंट। तो बच्चों डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये जो यू दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं म्यू। तो बच्चों डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा, डाइपोल मूवमेंट इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर पोलरिटी। अब बच्चों डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करें, डाइपोल मूवमेंट हमें बताता है कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है, यानी कि उसके अंदर कितनी पोलरिटी है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बात करें इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहाँ पे क्यू होता है बच्चों जो चार्ज उस मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है, और डी हो गया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस। अब बात करें डाइपोल मूवमेंट, किसी अणु की ध्रुवीयता यानी कि पोलरिटी का माप है, यह धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच दूरी और आवेश के गुणफल के बराबर होता है। मतलब जो चार्ज के बीच में दूरी होती है और चार्ज का जो क्वांटिटी होती है, कितना चार्ज है, उसके गुणात्मक यानी गुणफल के बराबर डाइपोल मूवमेंट होता है। आगे बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो म्यू होता है वो होता है 0,
मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनपे पोलरिटी नहीं होती, उनका जो म्यू होता है यानी कि डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, फॉर एग्जांपल O2 एंड N2। वहीं बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0 से ज्यादा होता है, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए फॉर एग्जांपल हो गया हमारा HCl और H2O, जिनके अंदर चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हो गए हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। इसकी यूनिट होती है डेबे, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों फार्मा इंपोर्टेंस क्या होती है डायपोल मोमेंट की। डिटरमाइंस पोलरिटी, तो बच्चों पोलरिटी मापने के काम आता है। अगर पोलर नहीं होगा तो ये एक तरीके से इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। और कौन से मॉलिक्यूल्स कैसे पोलर होते हैं, पोलर का डिटरमाइन हो जाता है। अगर उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है 0 से तो वो पोलर है, तो उसकी पोलरिटी मापने में भी काम आता है, जो कि सोल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। एक्सप्लेन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, तो बच्चों ड्रग रिसेप्टर्स पे कहां इंटरेक्ट होगा, कहां पे जुड़ेगा, ये भी हमें इसी से पता चलता है। पोलर पे जुड़ेगा या नॉन पोलर बाइंडिंग होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट इन ड्रग डिजाइन, ड्रग की फॉर्मेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये डायपोल मूवमेंट। ये बताता है कि ड्रग जैसे साइंटिस्ट कोई ड्रग की फॉर्मेशन करते हैं तो वो ड्रग्स को कितना हाइड्रोफिलिक बनाना है और कितना लिपोफिलिक बनाना है, उससे इसको बैलेंस भी डायपोल मूवमेंट के द्वारा ही किया जाता है। हाइड्रोफिलिक तो हो गया जो पानी का लवर हो, एक तरीके से पानी को पसंद करता हो, और दूसरा हो गया लिपोफिलिक जो कि फैट और ऑयल को पसंद करता हो। और चौथा पॉइंट आता है हमारा हैव्स इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो बच्चों स्ट्रक्चर पता लगाने में भी ये काफी मददगार होता है। जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है उसको लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसका अगर 0 से ज्यादा है तो वो बेंट मॉलिक्यूल्स में काउंट आता है। तो आगे बात करते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको हम नोट करते हैं पीकेए से। पीकेए तो बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है मेजर्स हाउ मच ए वीक एसिड बेस आयनाइज इन ए सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि वीक एसिड और वीक बेस किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने आयनाइज्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो वीक एसिड वीक बेस है वो पानी के अंदर कितना आयंस में टूटता है, वो हमें बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके। इसका फॉर्मूला होता है पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा के होगा उतना कम पीके होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी कमजोर अम्ल या क्षार एसिड या बेस के आयनीकरण की मात्रा को के से मापा जाता है और इसका नकारात्मक लघुगण पीके कहलाता है। यानी कि इसका नेगेटिव जो पार्ट है उसी को हम पीके बोलते हैं। के का नेगेटिव पार्ट ही पीके होता है। जितना ज्यादा के होगा उतना कम पीके होगा, और जितना ज्यादा पीके होगा उतना कम हमारा के होगा। आगे बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। बच्चों फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें जिनका के ज्यादा होता है उनका पीके कम होता है, इज लेस देन 3 से कम होता है। वहीं बात करें वीक एसिड्स जिनका के लो होता है तो उनका पीके हाई होता है, 4 या 5 से ज्यादा होता है, यानी कि 3 से तो ज्यादा होगा ऑब्वियसली। और बात करें इट इंडिकेट्स एट व्हाट पीएच द ड्रग इज आयनाइज्ड और आयनाइजिंग। और ये हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ये भी बताता है कि किस पीएच पे ड्रग आयनाइज्ड होगा या नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं हम इसके आगे अगले कॉन्सेप्ट की, जो कि है हेंडरसन हैसलबाच इक्वेशन। तो बच्चों हेंडरसन इक्वेशन हमें यह बताती है कि जो हमारा पीएच पीके और वीक एसिड वीक बेस के आयनाइज्ड और अनायनाइज्ड का फॉर्म्स का क्या रिलेशन होता है, इनसे पता चलता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है जिनके अंदर पीएच की वैल्यू दी हो और पीके की वैल्यू दी होगी, और अनायनाइज्ड और आयनाइज्ड जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस और वीक एसिड जो होते हैं उनकी वैल्यू दी गई होगी, उनका रिलेशन हमें इससे पता चलता है। फॉर वीक एसिड्स के लिए बच्चों ये फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लोग ए नेगेटिव अपॉन एच ए। और वहीं बात करें वीक बेसिस के लिए फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लोग प्लस ब्रैकेट में बी अपॉन BH प्लस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके एक बार एग्जांपल्स की बात करते हैं। एस्पाइरिन जो कि एसिडिक ड्रग है, ऑब्वियसली बेटर एब्जॉर्ब इन स्टोमक। जहां पे पीएच वैल्यू कम होगी, जहां पे ज्यादा एसिडिक मात्रा होगी, वहीं पे हमारा एस्पाइरिन जो कि एसिडिक ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगा अच्छे तरीके से। और वहीं बात कर ले मोर्फिन की जो कि बेसिक ड्रग है, वो वहां बेटर एब्जॉर्ब होगा जहां पे बेसिक नेचर ज्यादा होगा, यानी कि जहां पे पीएच ज्यादा होगा। बच्चों पीएच का मतलब ये होगा कि 7 से कम होगा तो ज्यादा एसिडिक, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक। ये तो आपको बेसिकली पता होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम इसके फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस की। फार्मा के इंपोर्टेंस क्या क्या है इसकी, प्रिडिक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन के बारे में भी इसी से पता चलता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट से, कि ड्रग आयनाइज्ड या अनायनाइज्ड। अनायनाइज्ड जैसे कि मोर लिपोफिलिक होती है, जैसे कि फैट और ऑयल में ज्यादा सोल्यूबल होती है और ज्यादा एब्जॉर्ब्ड होती है। अगली बात कर ले यूज्ड इन बफर सिलेक्शन। तो बच्चों बफर पीएच सिलेक्शन में भी काफी हेल्पफुल होता है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। और सोल्ट फॉर्मेशन यानी कि सोल्ट की बनावट में यानी कि बनाने में भी काफी हेल्पफुल होता है। उसी से पता लगाया जाता है कि उसकी क्या पीएच वैल्यू रखनी है और कौन सा सोल्ट की फॉर्मेशन करनी है।
बात करें इंपोर्टेंट इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग, तो बच्चों पीएच मापना ज्यादा जरूरी होता है फॉर्मुलेशन में कि किस सॉल्यूशन का, किस ड्रग का कितना पीएच रखना है, वो सारा डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट से ही मापा जाता है और स्टेबिलिटी टेस्ट भी इसी से किए जाते हैं। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।